A particle is projected vertically up with speed 16 meter per second. After some time, when it passes through the point of projection, its speed is found to be 8 meter per second. If it is known that the work done by a radiation is same during the up and down motion, maximum height and by the particle. बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सब परेशान हो गए, खाली गधों जैसे बात कर रहे हो। काइनेमेटिक्स का सवाल है ये। एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका गया, आवाज बंद। एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका गया है, कितने से? 16 मीटर पर सेकेंड से, और कह रहा है ऐसे ये ऊपर गया होगा। मान लो ये मैक्स हाइट है h, यहां जाके फिर ये यहां से नीचे आता है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना, यहां जाके फिर वो नीचे आया। अब इस पॉइंट से वो नीचे आके जब इसी पॉइंट पे दोबारा आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी बोला है? तो कह रहा है कि एयर रेसिस्टेंस ने कितना काम किया होगा, यही है ना सवाल। अच्छा, जब अच्छा एच पूछा है क्या? ओके, एच निकालना है। अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मान लो जब ऊपर जा रहा है केस 1 में mg नीचे लग रहा होगा, एयर रेसिस्टेंस भी नीचे लगेगा, वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पे, देखो मान लो इसी पर देख लो, तो mg नीचे लेकिन वेलोसिटी नीचे है, तो एयर रेसिस्टेंस किधर आएगा? ठीक है, दोनों में अलग अलग केस बनाओ। केस 1 जब वो ऊपर जा रहा है, केस 2 जब वो, तो अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में क्या होगा, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो। यहां से चल के ऊपर पहुंचा है, यही है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यहां लगाऊंगा मैं, तो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टिव फोर्स uf प्लस के एफ माइनस ui प्लस, एक रेफरेंस लाइन लिखनी पड़ेगी, ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने। एयर रेसिस्टिव फोर्स कितना काम किया है? बोला ना उसने सेम काम किया है। तो इसको मैं वर्क डन बाय एयर रेसिस्टिव फोर्स ही लिख देता हूं। यूएफ कितना, रेफरेंस लाइन माना है तो mgh, kf की वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यू स्क्वायर, सॉरी। कितना आया? mgh, लो तुम्हारी बात मान लिया मैंने। ये केस 1 में हुआ। केस 2 में अगर लिखोगे, अगेन वही फार्मूला। अब जो यूएफ होगा, रेफरेंस लाइन तो नीचे ही लिया ना, अब ये यूएफ 0 हो जाएगा। के एफ हो गया हाफ एम इंटू 8 स्क्वायर, यू इनिशियल 0, सॉरी mgh भाई साहब धीरे बोलना, मैं लेक्चर में हूं। एक मिनट, लेक्चर में हूं, मैं फोन करता हूं। मेरा बैचमेट है ना, हाँ वो दोस्त है ना, और मतलब हम लोग हॉस्टल में थे, साथ में ही रहे हैं। अभी मेरा दूसरा नाम लेके बुलाएगा ना तुम लोग, मेरा दोस्त लोग बुलाते हैं। क्या बुलाया? नहीं
दोस्त लोग छोटू वोटू बुलाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों वर्कडन इक्वल है, तो दोनों वर्कडन एक ही होना चाहिए। तो इनको कंपेयर करो, mgh माइनस 128m 32m माइनस mgh। इसको इधर ले आओ, gh प्लस gh इज इक्वल टू 128 प्लस 32 30 160। तो ये g ने एक जीरो को मार दिया, h की वैल्यू 8 मीटर। स्मॉल स्फीयर है, बहुत लंबी हाइट से फेंका गया है, इससे क्या होगा पता तुम्हें इतने, और वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर ले रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने का मतलब ये होता है, अरे वो देखो ना ग्रीन चल रहा है कि नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 100 मीटर नीचे आकर के कांस्टेंट हो गई है। सुन लो, पार्टिकल की वेलोसिटी 100 मीटर नीचे आकर के कैसी हो गई है, कांस्टेंट। तो जिस हाइट से फेंका गया है वहां से 100 मीटर नीचे तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, आंसर आ गया। देखो, बहुत लंबी हाइट से फेंकने का मतलब ये बहुत दूर से फेंका गया तो u की वैल्यू 0 है। वेरी लार्ज लिखा हुआ है तो ये वर्ड याद रखना, u की वेलोसिटी कितनी होगी, तो u इनिशियल 0 है, k इनिशियल भी 0 है, u फाइनल क्या है, कितना चल के आया नीचे वो 100 मीटर ना, तो u फाइनल हो गया आपका mg इंटू 100। k फाइनल कितना, कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिया mv स्क्वायर। एटमॉस्फेयर ने कितना वर्क डन किया वही पूछा है ना ड्यूरिंग द फर्स्ट फॉल, कितना काम किया वो। अच्छा, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू uf प्लस kf, तो 100 mg प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब एक बात बताओ, उसने तुम्हें कैलकुलेट करवाया ही नहीं है, उसने पूछा है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है। अब देखो पहला कह रहा है ग्रेटर देन द वर्क डन फॉर नेक्स्ट फॉल ऑफ 100 मीटर, वर्क डन फॉर नेक्स्ट फॉल ऑफ 100 मीटर, मतलब जब ये 100 मीटर नीचे चल के आया है इसके बाद 100 और जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इससे 100 और नीचे जाएगा तो कितना काम करेगा भाई। यहां पे जो वेलोसिटी आई है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वही वेलोसिटी यहां पर भी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 100 mg, कितना होगा ये, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कितना काम किया, 100 mg में हाफ mv स्क्वायर को प्लस कर रहे हो, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता पहला, नहीं ग्रेटर देन पूछा है ना, 100 m से बड़ा, 1000 m से बड़ा होना चाहिए ना। फिर लेस देन द वर्क डन, लेस देन का सवाल ही नहीं है। इक्वल टू 100 mg, ग्रेटर देन 100 mg, देखते हैं, खत्म। लेस देन कैसे रे, एटमॉस्फेरिक कितना काम कर रहा है, मंद बुद्धि। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है 100 mg प्लस हाफ mv स्क्वायर, और ये काम कर रहा है 100 mg, लेस देन है। उन लोगों को मारने पर ना पाप नहीं लगेगा बिल्कुल भी। Work done by atmosphere is less than the work done for next fall of 100 meter है। work done change in kinetic, work done क्या होता है, change in kinetic energy ना, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो ये कितना mg कितना काम करेगा, 100 mg, और काइनेटिक एनर्जी चेंज तो 0 है, तो 100 मीटर नीचे आने में वर्क डन कितना हुआ, 100 mg, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कितना काम किया, 100 mg प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं एक बार देखूंगा, लेकिन आंसर 4 होना चाहिए।
7 कुछ एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही करना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू √10 √20, v की वैल्यू √20 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। समझा? mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था। 8th 7 बताया ना मैंने, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 8th 9th 10th 11 डाउट है? 10th है, a man weighing 600 Newton climbs a stair carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps and each step has a height of 0.2 meter. If the man takes 10 seconds to climb, then the power expended is nearly. भाई 600 न्यूटन उसका खुद का मास है, 200 और लगा रहा है उसके सर पे, वो भी हम नॉर्मल दे रहा होगा ना, टोटल हो गया 800। 20 स्टेप चल रहा है तो हाइट कितना चला, 20 इंटू 0.2 4 मीटर। वर्क डन कितना हुआ, 800 इंटू 4 3200 अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। वर्क डन बाई टाइम 3200 बाई 10 320। समझा नहीं समझ? किसका डाउट था ये? An automobile of mass m starting from rest the engine supplies a constant power velocity after time t. पावर इज इक्वल टू डेल्टा के बाई टी होता है ना, तो हो गया ना खत्म। P इंटू टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है। ये सब डाउट है, अब तो हुई है। 12 कैलकुलेट पावर टेंशन। दीदी ए की वैल्यू g/2 दिया है, टेंशन निकाल लो। t माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू g/2, जी की वैल्यू 10 ले लो तो 10 इंटू 5, तो t माइनस 100 इज इक्वल टू 50। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 150। ये यहाँ पे 10 kg है, नीचे लग रहा होगा 100, ऊपर लग रहा है t और ये ऊपर जा रहा है g/2 मतलब 5 से, तो t माइनस 100 इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। टी की वैल्यू 150। अब फर्स्ट कितने सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 10 मीटर हो गया। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। टेंशन कितना काम करेगा इसके ऊपर, 150 इंटू 10/2, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75। Aircraft pilot has a weighing machine installed on the seat of the chair. The aircraft goes in a vertical circular loop with constant speed. He finds that the bottom of the loop, he registers the weight of this. Weight of pilot is 80 kg. The radius of the loop is this. Determine of the speed of the aircraft. आ जाओ, इतना आसान सवाल पूछ लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द लूप पर इसका जो वेट रजिस्टर किया गया है वो 7200 रजिस्टर किया गया है, जबकि उसका रियल वेट, उसका मास कितना है 80 kg, तो वेट होना कितना चाहिए था 800। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है,
Aircraft pilot has a weighing machine installed in the on the seat of a chair. इस सीट के ऊपर क्या हो रहा है? The aircraft goes in a vertical circular motion with constant speed. ये है स्पीड उसकी कांस्टेंट है हर एक जगह पर. He finds that at the bottom of the loop he registered a weight of 7,200 Newton. Weight of the pilot is 80 kg. The loop radius of the loop is 250 meter. Determine the speed of the aircraft. एक बार बताओ वेइंग मशीन कौन सा वेट मेजर करता है? रियल वेट की अपेरेंट वेट? अपेरेंट वेट. यहां पर है ये बंदा, ठीक है. नीचे क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल. हाँ नॉर्मल. इधर आ रही होगी इसकी वेलोसिटी v. कुछ और दिया है, आ गया. स्पीड इज फाउंड टू बी नहीं, अच्छा सॉरी पहले वाले का. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? अच्छा इधर क्वेश्चन गलत देख रहा हूँ. ये क्या हो रहा है? नॉर्मल पता है तुम्हें, सब तो पता है. क्या मैं ये बोलूं ये सर्कल में चल रहा है तो ये होगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. हाँ बोलो. n की वैल्यू तुम्हें दिया है क्योंकि ये तुम्हारा रजिस्टर्ड वेट होता है. जो वेइंग मशीन मेजर करती है वो नॉर्मल होता है ना. नॉर्मल की वैल्यू कितनी? 7,200 माइनस एम जी मतलब 800. 80 इंटू वी अपने को निकालना है. आर की वैल्यू 250. ये कैंसिल हो गया. 72 माइनस 8 72 2 70 6 6400 मल्टीप्लाइड बाई 25/8. रूट के अंदर v 800. 400 इंटू 2 और 20 500. है कोई ऑप्शन? स्फेरिकल लेंस कब आता है? जब आंखों की कोर्निया का साइज ना चेंज होता है तब. आई बॉल का रेडियस बदल रहा है मेरे. मैं उसको समझा रहा था कल. ह्यूमन आई जब पढ़ोगे तो पहले फिजिक्स का पार्ट हुआ करता था तो एक्यूएस ह्यूमर होता है, विस्कस ह्यूमर होता है, आई लेंस होता है, प्यूपिल होती है, बाजू में कॉर्निया होता है, कोरोइड एंड कॉर्निया. तो कोरोइड पूरा जो आईबॉल है ना ये पूरा तुम्हारा कॉर्निया वाला पार्ट ही है, ये पूरा रेटिना के साथ में. अब होता क्या उसका जनरल साइज 2.5 सेंटीमीटर तक होता है. अब विथ टाइम जैसे आप काम करते हो या आपका स्क्रीन पे ज्यादा काम होता है, स्क्रीन पर काम बढ़ जाए या आप बहुत सोच रहे हो कोई चीज, आप कहीं एक जगह पे फोकस कर रहे हो लगातार, तो वह आई बॉल का रेडियस कम या ज्यादा होने लगता है. अगर रेडियस बढ़ गया तो क्या होगा कि आपकी इमेज जो है रेटिना के पहले बनने लगेगी. इमेज पहले बढ़ गया तो आई बॉल गोला ऐसे था, अगर इतना बड़ा गोला रहेगा तो यहाँ बनता रहेगा. अगर गोला बढ़ गया तो ये डिस्टेंस जो है वो तो उतना ही रहेगा, यहाँ कहीं बनेगी इमेज. गोला घटता है तब बाहर बनती है. ये सब फिजिक्स का पार्ट है. हम आधे डॉक्टर. हाँ चलो बताओ एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? नाइन्थ क्वेश्चन में बॉटम तक पहुंचने तक तुम क्या करो, ए पॉइंट से लेके बॉटम ऑफ द स्फीयर जो ग्राउंड वाला पार्ट है जहां से गोला घूम रहा है वहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. तो वहां से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा √2 इंटू जी इंटू 3h √6 GH इज द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. नहीं समझे? अगर तुम लोग उठा पटक दो सब समझेगा. इनिशियल एनर्जी कितनी है? mg इंटू 3h. फाइनल एनर्जी जब वहां पहुंच जाएंगे ग्राउंड पे तो ये हो जाएगी. तो देखना क्या आया
ठीक है, ये कौन से पॉइंट की वेलोसिटी है? इस वाले पॉइंट की। और पहुंचाना कहाँ है इसको? इस पॉइंट पे। बेटा यहां पहुंचा होगा तो mg नीचे लगा होगा, नॉर्मल इधर लगा होगा। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे मैं v डैश मान लूं, या चलो v डैश मान लिया मैंने, तो इस पॉइंट पर क्या लिखूंगा मैं? n प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही लिखूंगा मैं। लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है, तो इसके और इसके बीच में इसको c मान दो, ये b ऑलरेडी गिवन है, तो uc प्लस के सी इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी अप्लाई करके मैं v निकाल सकता हूँ, क्योंकि c पॉइंट को रेफरेंस लाइन मानो, ये 0 हो जाएगा। दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ये 6gh, uv लिखोगे दिस इज mv इंटू लेट से रेडियस इज r, तो mg इंटू 2r प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर एम मार डालो सबको, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, दिस इज 3gh। सही है ना? क्या नहीं? हाँ? क्या बताओ तो, क्या नहीं समझ रहा है? मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया इन दोनों पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी ये है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, काइनेटिक ये है। वी डैश निकालना है क्योंकि इस पॉइंट पे नॉर्मल पूछा है तुमसे, ठीक है। तो अब यहां पर ये बनेगा 3gh माइनस 2gr इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाई 2, करेक्ट? कोई दिक्कत? हाँ, h के टर्म में आंसर दिया होगा r का, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। ओके, m के टर्म्स में दिया है यार, बहुत बकवास है। n प्लस एम जी एम बाई आर, v की वैल्यू ये रखो 2 3gh माइनस 2gr, ठीक। n निकालना है, तो देखो 2 3 जा 6 mgh बाई आर, करेक्ट। आर आर कैंसिल हो जाएगा, 4mg माइनस mg। यहाँ एक दिक्कत ये है, h और r में कोई रिलेशन दिया होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है क्या? पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन ए, स्मॉल पार्टिकल बी रीचेस एट दिस, एक गलती है इसमें, आपको रेडियस नहीं दिया है। h और r में जब तक रिलेशन नहीं देगा तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। एक बार मैं तब भी देखूंगा, क्योंकि मैं एक बार में कोई चीज़ नहीं बोलता कि गलत है, शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन वैसे 99% गलत है, सब सही है। यहाँ h और r में रिलेशन दिया होगा तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। वो नहीं है, लिखना मत। 9th के बाद 10। चलो एक्सरसाइज 1 में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 25 से करना है। हाँ, उसमें 35 38 पहले कर लिए थे। 25 26 27 क्या? हाँ, डाउट है? नहीं है तो बोलती क्यों नहीं, डर क्यों नहीं है? हाँ बोल के देख रही है कि कौन बोला, कौन सा? बॉडी ऑफ मास है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली ड्रिवन एट टाइम। बेटा रेस से चलता है, t1 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंस्टेंटेनियस पावर कितना डिलीवर्ड होगा? बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया आपने,
u 0 से चलना चालू किया, किसी t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v होगी, तो a कितना हो जाएगा, v माइनस u बाई टी होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी v बाई t1। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पावर कितना डिलीवर होगा। तो भाई वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या हो जाएगी, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 प्लस वी बाई टी वन इंटू टी हो जाएगा। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय या डेल्टा के ई। तो डेल्टा के ई अगर मैं लिखूं तो डेल्टा के ई का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई टाइम, बस। तो पावर हो जाएगा हाफ एम वी की जगह वी बाई टी वन इंटू टी का स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है अपॉन टाइम टी। तो पावर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी, टी ने टी को मार दिया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ क्या हाफ नहीं है, अच्छा उसने एफ डॉट वी कर दिया होगा। एफ डॉट वी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज़ है। पावर वर्क डन बाई टाइम भी तो होता है ना, उसने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं दोनों से। अब इसको तुम्हें क्या करना होगा, हाफ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका टर्म तुम्हें कैंसिल करना होगा। इस सवाल को पहले करवा देता हूँ, ये ऐसे कर रहे हो तो आंसर गलत आ रहा है, तो एक काम करो, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम ना। तो वर्क डन क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है एम वी बाई टी वन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टी टाइम में, हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टी टाइम में, तो हाफ ए की वैल्यू कितनी है ये आएगा, तो हाफ v बाई टी वन, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन टाइम t। है कोई ऑप्शन, एम वी स्क्वायर बाई टू टी वन स्क्वायर इंटू टी, ये भी नहीं है। हाँ ऐसे कैसे हो रहा है सब, हर बार यही नहीं बोल सकते ना बेटा। यही दिया है पीछे, लेकिन V1 तो कांस्टेंट दिया, वो तो ठीक है, हाँ ये आंसर ठीक है। मैं वो प्रॉब्लम लेकिन क्या है पता है, मुझे जो प्रॉब्लम है एक से आंसर आ रहा है तो बाकी मेथड भी तो वही है ना, सबसे सेम आना चाहिए। नजर लगा दिया किसी ने, सही कर रहा था। ओह हो, अलग अलग आंसर आएगा। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, देखो यार ये पावर है, सही है, हम लोग गलत कर गए।
इंस्टेंटेनियस मतलब dw/dt होता है और वहां से fv ही आता है। तो ये v1/t1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या लिखेंगे? तो किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी आई वो ये आई ना, ठीक है। पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस dw/dt। dw/dt का मतलब d/dt ऑफ f.s। अब इसमें तो a कांस्टेंट दिख रहा है ना, v1/t1, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ गया, दिस इज ds/dt। तो ये बन गया f इंटू वी। f की वैल्यू m इंटू a और v की वैल्यू कितनी है? v1/t1 इंटू t। बस खत्म। (28) भी। A man is riding on a cycle with velocity 7.2 km/h up a hill having a slope 1 in 20. The total mass of the man and cycle is 100 kg. The power of the man. ऐसे ही स्लोप पे चल रहा है ये, दिस इज 1 और ये वाला है 20, ठीक है। कहा गया? और अपनी साइकिल वो ऐसे ऊपर लेके जा रहा है 7.2 kmph से। टोटल मास ऑफ द मैन इज दिस। पावर चाहिए। पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम ना। पावर क्या होता है? एक मिनट, क्या पूछा गया है? फिर से पढ़ लूं एक बार। पावर ऑफ द मैन मतलब कुछ बोला नहीं है, बेसिकली यहां से यहां लेके जाना चाह रहा है वो, ठीक है। तो यहां से यहां अगर मैं जा रहा हूं बेटा, तो पावर क्या होगा? वर्क डन बाई टाइम। वेलोसिटी दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ तो काम किया होगा ना वो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इसने अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ काम किया होगा। क्या काम किया होगा? तो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन बाई टाइम का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी अगर लिखा जाए तो इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल मान लिया, तो ये कितना लग रहा होगा? तो ये काम कर रहा है mg sin थीटा इंटू टाइम, जिस टाइम के लिए वो ऊपर जाएगा। तो 7.2 से चल रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 0.4 बनेगा, मतलब ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा? टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 20, स्पीड है 2। क्या मिला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर, हाँ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 20 है, टाइम लगा ना, डिस्टेंस में स्पीड का मतलब टाइम लगा कितना? 20/2 10 सेकेंड। तो 10 2 जा 20, ठीक है ना। नहीं समझा क्या मैंने क्या किया? वर्क डन हुआ mg sin थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से m की वैल्यू कुछ तो दी है, टोटल मास दिया है 100 kg, तो ये हो गया 1000। mg की वैल्यू हो गई 1000। अब साइन थीटा क्या लिखोगे बेटा? स्लोप 1 in 20। एक्चुअली हमने ये गलती कर दी, 1 in 20 ये होता है क्या है? तो साइन थीटा 1/20 होगा। इस डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू 1/20 इंटू 2, 2 10 जा क्या 100 है क्या आंसर? तो कितना दिया है? 98 दिया है ना, तो 100 ही है। 9.8 ले लोगे 100 आ जाएगा।
9.8 लोगे 98 आ जाएगा। नहीं, स्लोप इन 1 2 दिया है ना, 1 स्लोप 1/20। अब जिस पे तुम चल रहे हो वो 20 है। कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट से अगर मैं वर्टिकल हाइट पे 1 जाता हूँ तो इंक्लाइंड हाइट पे मैं 20 जा रहा हूँ। तो ये लाइन तुम्हें स्लोप दे रहा है। स्लोप 1/20 का मतलब समझ लो बस। अन्विता क्या सोच रही हो? क्लास में ही रहो बेटा। आप क्लास छोड़ छोड़ के बीच बीच में गायब हो जा रही हैं। मम्मी। A frictionless track A, B, C, D, E ends in a circular loop of radius R. A body slides down the track from point A with height 5 meters. Maximum value of R for the body. क्या सवाल है सुनो। 39। बच्चों अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था टू कंप्लीट द सर्कल velocity at bottommost point of the circle has to be root 5 gr. To complete the circle velocity at bottommost point has to be root over 5 gr या उससे ज्यादा। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो रूट 5 gr। अब इसमें h हाइट से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट छोड़ूंगा तो जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? रूट 2 gh। बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कोई भी पार्टिकल की अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट? रूट 2 gh। काइनेमेटिक्स पढ़े हो। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? रूट 2 gh। होनी कितनी चाहिए? रूट 5 gr। तो रूट 2 gh इज इक्वल टू रूट 5 gr कर देंगे। रूट रूट हट गया तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2gh/5r। और h की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट कर लेना। अच्छा सेंटीमीटर भी पूछा है, अब कर लोगे ना? नहीं समझा क्या किसी को? समझ में आया मैम? समझा पक्का? 26 से लेके 1 2 26 से लेके 56 तक होमवर्क है। तुम लोग सेटिस्फाइड हो ना? अगर इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। अभी ये कुछ होमवर्क नहीं है। 56 तक अगले लेक्चर में 1-1 घंटे डिस्कशन चलेगा। ये अभी इसके एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है, 3 और छोटा सा 4। ये एक दिन होमवर्क दूंगा। इसके बाद प्लीज आप लोग के पास डीसी पांडे है ना? डीसी पांडे एक लेक्चर के बाद कैरी करके आना पड़ेगा आपको। डीसी पांडे से भी होमवर्क दूंगा मैं। चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। कहने को तो बहुत टफ चैप्टर है लेकिन है बहुत अच्छा चैप्टर, मजा आएगा, फील आता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? The point where the entire mass of the object is centered. Sorry, it's zero. The relative mass. सेंटर ऑफ मास। हाँ हाँ फिर से बोलो, सॉरी। The point where all the forces acting on the mass. The point where all the forces acting is zero. Results. नहीं। The point where the entire mass of the object is centered. सेंटर ईस्ट। हाँ ठीक है, और कुछ? चलो सही है, तुम लोग भी सही बता रहे हो। फोर्स जीरो नहीं होता। तुमने इसलिए बताया कि रुक जाता है उस पॉइंट पे, वो ग्रेविटी के इफेक्ट को खत्म करता है। जीरो फोर्स नहीं है, फोर्स तो लगा ही रहे ना। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट है। ये बच्चों वाली डेफिनेशन है जो 9-10 तक आपको ठीक रहता है। अब 11th में डेफिनेशन बदल जाएगी आपकी। अब क्या डेफिनेशन है ध्यान से देखो। ये एक ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी, इसके 5 पॉइंट्स मेरे 5 उंगलियों पे है, दिख रहा है?
अगर मैं ये पांचों उंगलियों से ये पॉइंट हटा लूं, इमेजिन करो तो क्या होगा? गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा, ऐसे हटाते ही ऐसे गिर जाएगा। तो ये गिरने ना पाए इस तरह से मैंने क्या किया होगा? ग्रेविटी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए ऐसे फोर्स लगाया होगा। इस बुक का मास जो है वो मान लो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम की बुक है तो केजी में कितना? 1/10 mg करोगे तो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने क्या किया है, इसको रोकने के लिए ग्रेविटी के 1 न्यूटन फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ऊपर लगा रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स, तभी तो रुका है ना। नीचे ग्रेविटी कितनी लग रही है? 1 न्यूटन। ऊपर अगर मैंने फोर्स 1 न्यूटन लगाया तभी ये रुक पाएगा, अदरवाइज रुकना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये 1 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं नीचे से, अभी मैंने 5 अलग अलग पॉइंट पे बांटा है। काटूंगा मैं, कहाँ दिमाग है? 5 अलग अलग पॉइंट पे वो फोर्स बचा है, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 और अब मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहता हूं जहां पर ये 1 न्यूटन फोर्स पूरा एक साथ लगाऊं। एक तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं आधे टाइम बाद कुछ लोग गायब हो जाते हैं, ऐसे करते रहो, वो अपने में ही मस्त है, कभी वो कभी ये कभी वो, ऐसे करते रहो। हाँ तुम कर रहे हो, मैं तो अलग दुनिया में जी रही हूँ, एलियन है हम लोग। तो ये हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर ये पूरा फोर्स एक साथ लगाए और अभी भी ना गिर रहा है। जो इफेक्ट अभी प्रोड्यूस हो रहा है कि ये स्टेशनरी बना हुआ है, वही इफेक्ट बाद में भी बने। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, क्या रुकेगा क्या ये? यहाँ एक पॉइंट लिया, रुकेगा क्या? यहाँ 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 नहीं रुक रहा है। मैंने एक पॉइंट ऐसा पकड़ लिया जहां पर वो पूरा फोर्स मैं एक साथ दूं, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? तो दूसरी डेफिनेशन में ये बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, क्यूमुलेटिव फोर्स अप्लाई करूं, तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाने से कर रहा हो। सही बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ आया? इधर देखना है, इधर। कहाँ खो जा रही? कहाँ? कहीं पिकनिक जा रही है? अभी कैंसिल करवा दूंगा पिकनिक में। खुली आंखों सो लेते हो क्या तुम लोग? आंख खुली हुई हम सो रहे हैं। चलो, तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। आराम से पहले पानी पी लो। बुद्धि खराब हो गई है। पी लो आराम से पानी पी लो। आइए, सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, प्रैक्टिकल मेथड टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ मास। दोनों एंड पे सेंटर पे नहीं होता हमेशा, दोनों एंड पे ऐसे पकड़ा। अब दोनों हाथ हिलाने की कोशिश करो नेचुरली, जहां अपने आप हिलेगा। अपने जबरदस्ती नहीं हिलाना है, मैं अपने आप हिला रहा हूं। जहां पे ये ज्वाइन हो गया वही सेंटर ऑफ मास। पेन दो, वो टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हो गया? इधर दे पेन। वो ज्यादा भारी था ना, एक्चुअली मेरे हाथ में बैलेंस नहीं हो पा रहे। हाँ, अरे वो होगा। हाँ मत ले आओ जबरदस्ती। ये आया ना? अब देखो, अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था।
आएगा। अरे सच में वो क्या उंगलियों पे फिजिकल टच नहीं हो पा रहा है ना। ये आया एक्चुअली क्या है ना, ये रोल भी करता, सिलिंड्रिकल है ना ये। जैसे ये देखो, मेरा तो गिर ही जा रहा है। ये वाला पॉइंट आया। हाँ देखो, अब तुम हिलाओगे भी आराम से ना तो गिरेगा नहीं। वो वाला पॉइंट, वो क्या बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा वो था ना। ये देखो, ये वाला हाथ बढ़ रहा ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास दिख रहा है। अब उतना होल्ड नहीं कर पाओगी, उतना होल्ड में इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे हाथ में ना वाइब्रेशंस हैं लगातार। मैं कांस्टेंट स्पीड पे हाथ को होल्ड नहीं कर सकता। उठा लेना, हो जाएगा। मतलब समझ गए ना तुम लोग। नेट फोर्स जो अलग अलग पॉइंट पे लगा रहे हो उनको जोड़ के एक पॉइंट पे लगाना। अलग अलग एवरेज का मतलब होता है 0.2 और क्यूमुलेटिव 0.2 सबको जोड़ दो। हाँ बस बस बस, क्या आपको समझ में आया? ये एक्चुअली आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, होता है। आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पे रख के, मैंने कुछ क्लास में, अब तुम्हारे जेई में, रूबी में शायद मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि मैं इस हाथ पे रख के, हाँ लेकिन उसके लिए हाथ बहुत होल्ड स्टेडी हो रहा चाहिए एकदम। मैंने ऐसे घुमाया भी और गिरा नहीं है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। अब उसमें टाइम वेस्ट होता है। बहुत चीज दुनिया में सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाओगे, ये नया है। पढ़ो, सेंटर ऑफ मास लिखो लिखो लिखो। इट इज ए पॉइंट। कहाँ दिमाग है मैम, क्या सोच रही हैं आप? नाग नहीं आई है क्या आज? पक्का? बाल भी धोए। सेंटर ऑफ मास में लिखो, इट इज अ पॉइंट। ये क्लासरूम अच्छा है, मैं सब तक पहुंच सकता हूँ। इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम where entire mass of the system is to be concentrated. Is it Is to be concentrated. and if we apply the total force at this point, if we apply the total force at this point, it will produce the same effect. Yeah, it produces the same effect as it was producing by applying the force at individual particles. By applying force at individual particles.
लिखा? एक ऐसा और पॉइंट लिख लो। बीमार हो क्या? तभी दिमाग हिल जा रहा है क्या? ऐसी पागलपन वाली बीमारी क्या कि फोकस हट जाता है? एक बीमारी आती है ना कि 50 मिनट का स्पैन होता है, उसके ऊपर दिमाग काम नहीं करता। मुझे लगता है वो मेरे को है। हाँ, इसलिए तुम लोगों को भी बोला, अच्छी बात है ना। मैं नहीं भूलता, भूलता तो याद कैसे रखता है ये सब। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है मेरे पास। दूसरा लिखो। किसने बोला ये? मत लिख लीजिए। लिख, सेंटर ऑफ मास of a body center of mass of a body may lie inside on the of the body, may lie on the sorry क्या inside the body or at the surface of the body और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। यही बोल रहा हूँ मैं भी। सरफेस ऑफ द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हाँ, आउटसाइड। रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आता है, और वहां सेंटर पे कोई मास ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी की बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर सकता है। सर आउटसाइड वाले और एग्जांपल्स है क्या? आउटसाइड वाले और एग्जांपल्स नहीं, स्फीयर में अंदर वो तो होता है ना, मास तो रहता ही है। रिंग ही एक ऐसा एग्जांपल है। वायर फ्रेम, जिसका रिंग बनाया जा सके। क्या? लिखो। रोशन तो नहीं है। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा था। मुझे इतना म्यूजिक थोड़ी निकाल पाऊंगा मैं। देखो, बस मस्ती खत्म है। सेंटर ऑफ मास बहुत आसान चैप्टर है, डरना मत कैलकुलेशन से, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जो है एक ऐसा पॉइंट है, बस मस्ती खत्म। थोड़ी देर है, मस्ती खत्म करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आज हो जाए टॉपिक का, एक दो सवाल भी हो जाए, तो अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म होगा। जेईई में टॉपिक बहुत लंबा टाइम लेता है, नीट में फटाफट हो जाता है, क्योंकि नीट में बहुत चीजें नहीं है सिलेबस में, पहली बात। और दूसरी बात, जो सिलेबस में है भी वो उतना डेप्थ में नहीं है, खाली कैलकुलेशन है, आपको डेरिवेशंस नहीं जानने हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखना है अपने को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, एक होती है डिस्क्रीट बॉडी और एक होती है कंटिन्यूअस बॉडी। कौन कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं? हाँ, डिस्क्रीट का मतलब होता है बटा हुआ, फैला हुआ। जैसे एक पॉइंट मास यहां रख दिया, एक पॉइंट मास यहां रख दिया,
एक पॉइंट मास यहाँ रख दिया, इनको एक लाइन से ऐसे जोड़ दिया, तो ये बना तो रहे हैं ट्राइंगल। क्या बना रहे हैं ये? लेकिन क्या मास पूरे ट्राइंगल पर है कि कॉर्नर कॉर्नर पे ही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लेकिन अगर यही ट्राइंगल टाइप का एक प्लेट होता मेरे पास, इस तरह का ट्राइंगल टाइप का क्या होता? प्लेट। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगुलर प्लेट। जो ट्राइंगुलर प्लेट आप देख रहे हो, इस पर मास यहाँ है, कॉर्नर पे है कि हर जगह है? तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बॉडी। क्या बोलेंगे? नाउ यू कैन फील कि यहाँ जो चीजें हो रही हैं, F इज इक्वल टू एम ए, P इज इक्वल टू एम वी, जो पढ़े हो वो कहाँ वैलिड नहीं है, आप यहाँ जान सकते हो। ठीक है, समझे? तो कैसे हम सॉल्व करते हैं? पहले हमारे पास जो फार्मूले होते हैं ना बच्चों, जितना फार्मूला पूरी फिजिक्स में पढ़ोगे वो सब फार्मूला किसके लिए बनाया गया है? डिस्क्रीट बॉडी के लिए। क्योंकि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो है न्यूटोनियन फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स है? एक नया नाम लेके आ गया ये, न्यूटोनियन। न्यूटन का फिजिक्स को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे आपके डांस होते हैं ना, क्लासिकल, भरतनाट्यम, कथक, वैसे ये क्लासिकल वाला सिस्टम है। ये सबसे क्लासी पार्ट है फिजिक्स का, जहाँ आपको फील आता है, जहाँ से आपको समझ में आता है कि फीलिंग क्या होती है फिजिक्स की, कैसे ऑब्जेक्ट चल रहा है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये पढ़ते हैं। जब आप इलेक्ट्रो पढ़ते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। मुझे बताओ, आपको दिखते हैं क्या? ये 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया। अब देख सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपको दिखता नहीं है। तो वहाँ उस फीलिंग को आपके उस लेवल तक डेवलप करना, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऐसा इमेजिन कर सको। तो वो कौन काम कराता है? क्लासिकल। और न्यूटन साहब ने जब फिजिक्स बनाई थी ना, तो उस टाइम पर 2-3 गलतियां इनसे हुई थी। उन गलतियों में से एक ये थी कि जितने फार्मूले बनाए गए थे वो सारे सेंटर ऑफ मास के लिए बना दिए गए थे, मतलब एक पॉइंट के लिए बना दिए गए थे। सेंटर ऑफ मास पढ़ाया इसीलिए गया कि न्यूटन साहब ने सब पॉइंट के लिए बना दिया। अब 2 ऑप्शन थे, या तो दादाजी को गलत बोल दे कि आप तो गलत थे, या फिर उनको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए। तो घर के इतने बड़े लोग, मतलब तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको तुम्हें बताना है कि तुम गलत हो, वो भी तब जब वो अपने आप में पूरी एक गवर्नमेंट रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ना। तो उनको गलत तो कोई कर नहीं सकता था। तो लोगों ने कहा यार इसको गलत बोलूंगा तो पूरी सोसाइटी को मुझे प्रूफ करते फैलना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया। इसलिए न्यूटन साहब के फार्मूले को कहीं पर भी गलत नाम नहीं दिया गया है। आईसीएससी वाले मेरी बात को समझेंगे अगर पढ़े होंगे गलती से। साउंड नाम का एक चैप्टर था, उसमें न्यूटन फार्मूला था, रूट पी बाई रो, प्रेशर बाई डेंसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। फिर लैपलास साहब आए थे, लैपलास फार्मूला करके नाम नहीं दिया गया, लैपलास करेक्शन करके नाम दिया गया था। जबकि न्यूटन साहब वहाँ गलत थे। स्पीड ऑफ साउंड में 50 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन तब भी उनको गलत नहीं बोला गया, क्योंकि इतने बड़े हैं, उनको गलत बोलने की किसी में औकात ही नहीं है। इसलिए लोगों ने करेक्ट किया। तो सेंटर ऑफ मास उस करेक्शन का पार्ट है कि न्यूटन साहब के जो भी फार्मूले हैं वो आप एप्लीकेबल कर पाओ। एप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए होगा? उनके सारे मैं तुम्हें खाली फील देने के लिए बातें बता रहा हूँ, क्योंकि याद रहेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे हैं? तो सेंटर ऑफ मास हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूटन के सारे कॉन्सेप्ट जो फार्मूले पढ़े हो वो एप्लीकेबल हो। तो एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सारे फार्मूले कहाँ के लिए बनाए गए हैं? पॉइंट मास के लिए। किसके लिए बनाए गए हैं? मतलब एक ही पॉइंट पे अगर पूरा मास हो तभी वो फार्मूला लगा सकते हो। सेंटर ऑफ मास वही तो लिखा है सबसे पहले, देखो कि इट इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड। इसका मतलब ये है कि पूरे मास को मैंने एक पॉइंट पे एज्यूम कर लिया और उसको क्या मान लिया? पॉइंट मास।
बच्चों वहां पूरा मास होता नहीं है, वहां पे अज्यूम किया जाता है कि हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है? हवा में बात कर रहा हूँ क्या मैं? पक्का? तो अब मुझे वही देखना है कि हम कैसे ही मल्टीपल बॉडी को, सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स को मिला करके एक पॉइंट पार्टिकल बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर में अपने को वही देखना है, ठीक है? तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं? तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये एक ओरिजिन है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की एक वर्ड आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, सेंटेंस है पूरा। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। इसका क्या मतलब है? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। जैसे ये बैठी है, यहाँ पे बैठी क्या है, मर रही है, ठीक है? ठंडी लग रही है क्या? ऐसे ऐसे उल्लू की तरह बोलोगे, मुंह से बोला करो तो हम एसी बंद करवाएं, गर्मियाँ तो हवा ही नहीं आ रही है। ए तुम लोग जादू है क्या तुम्हारे अंदर? यहाँ जब कोरोना वाले बैठते हैं इतनी गर्मी होती है, एक भी एसी नहीं चलते। अरे एक भी एसी नहीं चल, एसी ही एक नहीं चलती। वो है ही अच्छा, कल सर्विसिंग हुई होगी। सर्विसिंग हुई है क्या? हाँ, तभी मैं सोच रहा हूँ आज ये लोग कुल्लू मनाली में कैसे आ गए हैं। अरे इसको ठंडी लग रही है, कंबल उम्बल है अपने पास? तो ये सब ओढ़ ले। तो मैं जैसे ये बैठी है, इसका सेंटर ऑफ मास एक जगह, सब जितने भी इंसान है, ह्यूमन बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है। जब आप वजन उठाते हो ना तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। जब अभी तो आप दवाइयों से ठीक करते हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको पता होगा, आप दवाइयों से ठीक कर रहे हो। जो आयुर्वेदा वालों के पास जाते हो ना, वो पंचकर्मा वाले जो होते हैं, वो एक पॉइंट, या जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से सारा ट्रीटमेंट करते हैं। जब आपको वो पेट में गुड़गुड़ वगैरह होती है ना, तो एक भारी चीज लेके आते हैं, यहाँ रखते हैं और ये ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर बॉडी। पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। कोई आपको धक्का दे रहा है, यहाँ फोर्स लगा ले, यहाँ फोर्स लगा ले, यहाँ फोर्स लगा ले, धक्का दे, जितनी दूर तुम जाओगे उन सारे फोर्सेस को काउंट करो, कैलकुलेट करो, एक पॉइंट पे लगाओ, इस पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मिलेगा। इस एक उंगली पे, अब इतना औकात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इतनी पावर, एक उंगली पे तुम्हें कोई रोक भी सकता है अगर उतना पावर लगाए तो। हाँ, देखा है ना, वो पार्ट है सेंटर ऑफ मास। तो हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। तो अब मेरा सेंटर ऑफ मास तो यहाँ फिक्स है, लेकिन अगर ये देख रही है सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए क्या दिखेगा? एक एक्सिस, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो बोलेगी कि सेंटर ऑफ मास मेरी बॉडी का जो है वो 0,0,3 पर है। ये देख रही है तो उसके लिए पहले ऐसे, फिर ऐसे, ये x मान लो, ये z मान लो, ये बोलेगी -1,0,3 है। इसके लिए +2,0, समथिंग होगा, इसके लिए अलग होगा, उसके लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। हाँ या ना? तो क्या मेरा सेंटर ऑफ मास बदल रहा है क्या? मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है, तुम्हारे देखने का नजरिया बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्या मैंने बदला? सब कुछ चेंज करके रेफरेंस पॉइंट चेंज किया। क्या चेंज किया? तो बाय चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास चेंजेस बट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का लोकेशन बार बार चेंज नहीं होता। क्लियर हुआ? ये खाली थियोरेटिकल जाना है अभी आज के जो पॉइंट पढ़ रहे हो। अब ये क्या खुल गया? तो मान लो एक मेरे पास यहां पे है m1 मास, एक दूसरा यहां पे है m2 मास, एक तीसरा यहां पे है m3,
ऐसे बहुत सारे हैं mn m1। सबसे पहले अब तुम्हें एक बात समझ में आई कि सेंटर ऑफ मास बताना है, तो मेरा आंसर और इसका आंसर अलग अलग आ सकता है क्या? सही, एक आंसर कैसे करेंगे? रेफरेंस पॉइंट एक लेकर। सबसे पहला काम होता है रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। और क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो ये m1 कितनी दूर है? r1 वेक्टर कितनी दूर है? m2 कितनी दूर है? m3 कितनी दूर है? mn कितनी दूर है? हाँ, बात एक ही है। इन सबका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आएगा, हाँ या ना? मैंने मान लिया वो पॉइंट ये है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? क्या टोटल मास आ जाएगा अपना? इट इज अ पॉइंट एट विच एंटायर मास इज टू बी कंसंट्रेटेड ना, तो ऐसे। और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने ले लिया RCOM। क्या ले लिया मैंने? तो होता क्या है, फार्मूला जो बनाया गया, डेरिवेशन है पूरा लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो बताएंगे कि जो मोमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो बराबर होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें समझना है कि RCOM निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी लिखना है आप अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखिए, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, और ऐसे कहां तक mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये है फार्मूला, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला, द बेसिक फार्मूला दैट वी कैन यूज एट एवरी पॉइंट, कहीं पर भी। लेकिन मैं यूजुअली ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मतलब मैं क्या, लोग नहीं करते और भी। क्यों पता है? क्योंकि इसमें वेक्टर लिखना पड़ता है। जहाँ पे वेक्टर आया आपको आई कैप, जे कैप, के कैप इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा। आप अगर आई कैप, जे कैप, के कैप से बचना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। तो एक्स वाई जे तीनों आ गए अगर, तो एक्स आई कैप। अगर मान लो मैं बोलूं ये ए का, बी का, सी का सबका पोजीशन वेक्टर है, तो क्या होगा? सबके पोजीशन वेक्टर के होने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो, बताओ तो। यहाँ सबका आई कैप, जे कैप, के कैप रखोगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी ना। अगर उसको आसान करना है तो अगर मैं सबके x वाले कोऑर्डिनेट को एक साथ रख के कैलकुलेट करूं XCOM, y वाले को एक साथ रख के YCOM, और z वाले को एक साथ रख के ZCOM, और बाद में XCOM आई कैप, YCOM, जे कैप, ZCOM, के कैप कर दूं तो मुझे RCOM मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, फॉर x y एंड ZCOM अलग अलग लिखना हो तो मैं XCOM क्या लिखूं बेटा? m1 x1। हाँ, लेकिन ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो कोऑर्डिनेट प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। आधे लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या लिख दे रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना? मैंने x y z अलग अलग क्यों किया? कैलकुलेशन से बचने के लिए खाली। YCOM क्या लिखोगे? तुम्हारी मर्जी, तुम सारे क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हो। YCOM बोलो फटाफट। ऐसे और कौन आ जाएगा? ZCOM भी लिखो। तुम्हें नींद आ रही है?